भारत की सबसे पहली ऐसी पार्टी है, मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड से भी मांग किया हूं कि उनका नाम भारतीय जनता पार्टी का इसमें दर्ज किया जाए कि जिसके सर्वाधिक विधायक महिला उत्पीड़न में हैं। अधिक हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बैंक डकैती हुई है तो वो कार्यकाल 4 साल रहा है। ये दंगा फसाद का जो रणनीति आई है, जो ईवीएम का सारा, योगी जी की भी नहीं है, क्या बात, योगी जी की भी नहीं है। इसलिए योगी जी की नहीं है क्योंकि वो दंगा का तो जड़ है उत्तर प्रदेश में। इसके पहले उसको 32 केस लगे रहे हैं। यानी इस देश में बड़वाद की फिर से पुनर्स्थापना ये भाजपा इस देश में चाहती है। इस देश में चाहती है हिंदू राष्ट्र के बहाने इस देश में हम फिर से बड़ा व्यवस्था की स्थापना करें, जहां इस देश में भेदभाव हो, लोगों के साथ अछूत हो, ऊंच और नीच की खाई फिर से तुम्हारे बाप दादाओं की नहीं है इस देश के। ये तुम्हारे बाप दादा लेकर के नहीं आए थे, गुजरात से खिला करके इसको दे दिए हैं, उनके बाप दादाओं की ये जागीर नहीं है। देखिए, टिकैत साहब का हमला मैं लोकतंत्र पर हमला मानता हूं, क्योंकि हम लोग लंबे दिनों से 4 महीने से किसान आंदोलन पे हैं और हमारे किसान आंदोलन के आज की तारीख में सर्वमान्य नेता के रूप में माननीय टिकैत साहब हैं और उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता और किसान आंदोलन की बढ़ती साख को से घबरा करके या बौखला करके यूँ कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस हमले को करवाया है। भारतीय जनता पार्टी ने करवाया जी, लेकिन लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि खुद टिकैत साहब ने ही हमला करवाया। देखिए, गोदी मीडिया है और मीडिया उनके हाथ में है। ये बड़ी इस देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है इसने न्यायपालिका, कार्यपालिका को भी अपने हाथ में लेने की कोशिश किया है और यहाँ तक कि मीडिया को भी ज़्यादा तौर पर अपने हाथ में लिया है। हम बधाई देते हैं आप जैसे सोशल मीडिया के भाइयों को कि आपके सहारे हम लोग जिंदा हैं, यानी किसान आंदोलन जिंदा है और आप लोगों का जो प्रचार रहा है सोशल मीडिया ही इनके गले की फांस है। नहीं, ये कुछ भी हमारे ऊपर आरोप लगा सकते थे जैसा पूर्व में लगाते रहे हैं। तो मेरा सरासर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप है कि वो हम लोगों के आंदोलन की बढ़ती साख से घबरा करके इस ऐसी घटना का अंजाम दिया है। जिस तरीके से असम में बीजेपी विधायक के कार में ईवीएम पकड़ी गई है, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि पूरा जो खेल खराब हो रहा है चुनाव में ईवीएम के चलते हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से जो सरकार मोदी जी की है ये भी ईवीएम के सहारे है। ईवीएम का सहारा इसने लिया हुआ है और 14 में भी इसने ईवीएम का सहारा लिया था और तमाम राज्यों में से ईवीएम का सहारा लिया है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां विपक्ष के लोग समझ ही ना पाए इनकी चाल को, इसलिए कुछ राज्यों को छोड़ देते हैं, बाकी राज्यों में ईवीएम का सहारा लेकर के और अपनी सरकार बनाते हैं। तो क्या लग रहा है बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव में भाजपा को शिकस्त पड़ेगी या फिर जो आम विपक्ष की जो पार्टी है वो धाराशायी हो जाएगी? देखिए, जो विपक्ष की पार्टी है जनमत उसके साथ में है, ईवीएम का सहारा लेते हैं और ईवीएम का प्रयोग करते हैं। ईवीएम से ही हरा सकते हैं अथवा जनता देश के किसी भी राज्य में ये ईवीएम का अगर सहारा न ले तो हर राज्य में पटना हो जाएंगे, निश्चित चुनाव हार हो जाएंगे। लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन ईवीएम से चुनाव के लिए सब पार्टियां तो मान जाती हैं, चुनाव में जाती हैं ईवीएम को लेकर के। देखिए, चूंकि हम लोग किसान हैं और किसान आंदोलन का जो मानना है वो मानना ये है कि ईवीएम के सहारे जीतते हैं। जो अलग राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच में हम नहीं है, ये सवाल आप उनसे खुद कर सकते हैं कि वो लोग कैसा ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं उसकी ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। आंदोलन से ईवीएम के खिलाफ भी आवाज़ उठी है, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठी है, ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाते रहे हैं। मतलब इसीलिए तो कहा गया कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अब राकेश टिकैत सिर्फ किसान के कानूनों के लेकर से बात नहीं कर रहे हैं, अब तो ये पूरे देश का ठेका लेकर बैठ गए। जी भाई, आपने बहुत सही कहा, इतना अच्छा सवाल आपने किया है। इसमें मैं सीधे तौर पर कह देना चाहता हूं, दुनिया के किसी भी देश का शासक जब अपने देश में रोजगार का अवसर समाप्त कर देता है, व्यापार में घाटा होता है, लघु उद्योग चौपट होता है, किसानों को उनका लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है, निजीकरण प्रबल होता है, उस समय जब किसान आंदोलन शुरू होता है तो उसमें चूंकि किसान कि रोटी इस देश का हर वर्ग खाता है, किसी भी देश का हर वर्ग खाता है, तब वो सारे आंदोलन संयुक्त रूप से आ जाते हैं। वही कारण है जब किसान आंदोलन हुआ है तो इसके साथ आज पुरानी पेंशन को लेकर सेना के लोग भी हमारे साथ में हैं। आज निजीकरण के सवाल पर युवा भी पूरे देश का हमारे साथ में है। आज भी छोटे मोटे व्यापारी हमारे साथ में हैं। सारे आंदोलन हमारे साथ में आएंगे निश्चित। जो छात्र के पेपर देने के बाद नौकरियों में बहाली नहीं हुई, वो लोग भी आपके साथ आए। जी बिल्कुल राइट है और हम उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं और खासकर किसान संयुक्त मोर्चा जो हमारा है, संयुक्त मोर्चा का आह्वान भी है कि इस सरकार के खिलाफ सभी लोग एक साथ होकर के लड़ाई ताकि ये लड़ाई और मजबूती से हो सके और किसान आंदोलन के विजय के साथ ही, यानी हमारी जीत के साथ ही इस देश के सारे आंदोलन की जीत होगी। राकेश टिकैत पर हुए हमले कहीं ये किसानों को डराने की साजिश तो नहीं? नहीं, देखिए, उनको डराने की साजिश नहीं है, डराने की वो तो तोड़ने की साजिश करते हैं, बट वो बौखलाहट उनकी जरूर है और बौखलाहट से ही उन्होंने ऐसा कदम उठाया है।
जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ये बिल रद्द होगा कि नहीं होगा? किसान कह रहे हैं कि फिर से एक बार दिल्ली की तरफ पैदल मार्च करना है। कभी कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर 4 लाख ट्रैक्टर के साथ 40 लाख ट्रैक्टर के साथ कहा गया है कि मई के। देखिए, इसके लिए बिल्कुल सही है भाई आप कह रहे हैं। देखिए, हमारा किसान का संयुक्त मोर्चा है। संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा हमारा किसान एकता संघ भी करेगा। मैं किसान एकता संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता के हैसियत से लखनऊ से हरिभाई पटेल आपसे कहना चाहता हूं कि जो किसानों का संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा हमारा किसान एकता संघ उसके साथ है। हम सब लोग उसके साथ में हैं। निश्चित तौर पर उसमें हम लोग लड़ाई जीतेंगे और फैसले के साथ खड़े रहेंगे। जैसे कि 3 सदस्यीय जो समिति जो बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में अब वो रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट को दाखिल कर दिया गया है, पेश कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट जल्द ही उस पर फैसला लेगी, क्या आप उसके फैसले को स्वीकार करेंगे? देखिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है, बट आप ये समझते होंगे कि जब हमारी रोटी ही छिन जाएगी, रोटी ही छीनने की कगार पर हो, तो निश्चित तौर से हमारी जो संयुक्त मोर्चा है वो निश्चित रूप से किसानों के विरोध में किसी भी फैसले का विरोध हम निश्चित रूप से करेंगे। और इसके खिलाफ अगर जरूरत हुई तो हमारे नेताओं ने यहाँ तक कहा है कि हम इसे इंटरनेशनल स्तर पर उठाएंगे अगर ऐसी कोई बात आती है। पहली बात तो हमें विश्वास है इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर कि शायद वो ऐसा ना करे, इस देश की जनता की भावनाओं को, हमारे गुलामी को स्वीकार करे और माने कि ये बिल में हमारे देश का किसान गुलाम हो जाएगा, हमारी ज़मीनें गिरवे हो जाएंगी, हमारी ज़मीनें छिन जाएंगी। शायद ऐसा वो हमारे साथ ना करे, बस ऐसा कुछ करता है तो उस पर संयुक्त मोर्चा हमारा उस पर सोचेगा और विचार करेगा, और जो संयुक्त मोर्चा सोचेगा हमारा किसान संगठन भी उसके साथ रहेगा। आप रोटी की बात कर रहे हैं, यहाँ देश और धर्म की बात हो रही है कि देश और धर्म जो है वो दोनों खतरे में है। जब ये दोनों खतरे में है तो फिर रोटी क्या? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का जुमला है, चूंकि ये बेईमान झूठा पार्टी है। हम लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है वी फॉर बेईमान, जे फॉर झूठा और पी फॉर पार्टी। बेईमान झूठा पार्टी ये संज्ञा हम सब उनको देते हैं। तो वो धर्म के सहारे ही यहाँ पर आए हैं, धर्म का इस्तेमाल करना उनका काम रहा। बट इस समय इंटरनेशनल स्तर पर भी इनकी छवि काफ़ी बट्टा लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी साहब को बड़े पैमाने पर इनको बट्टा लगा हुआ है कि ये जब देश के आदमी रोटी की बात कर रहा हो तभी उसके बीच में धर्म डाल रहे हैं, इस पर बट्टा लगा है। और इस आंदोलन को भी उन्हें धर्म की आड़ में पीटने की कोशिश किया था, आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश किया था और आंदोलन को के बीच में फूट डालने की कोशिश, इसमें वो फेल रहे हैं, इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए हैं और ना सक्सेसफुल आने वाले समय में होंगे। इस आंदोलन में हम केवल और केवल किसान हैं, क्योंकि जिस समय रोटी यानी भूख का सवाल होगा उस समय हम धर्म नहीं देखेंगे, उस समय हम जाति नहीं देखेंगे। और दुनिया के किसी भी देश में जब धर्म उस समय आड़े नहीं आ सकता है जिस समय उसके रोटी का सवाल हो, उसके रोजगार का सवाल हो। और इस समय हमारी रोटी, हमारा रोजगार फंसा हुआ है, हमारा सम्मान फंसा हुआ है, हमारी धरती माँ फंसी हुई है, उसकी आज़ादी के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन 5 राज्यों में चुनाव के बाद अब नंबर उत्तर प्रदेश का आता है। 2022 में चुनाव होंगे, तो ये 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे और योगी आदित्यनाथ बंगाल जाकर के कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश मॉडल लागू करना चाहते हैं बंगाल के अंदर। बिल्कुल सही आप करें, आप उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल। बिल्कुल हम इस प्रकार देखते हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को ये कहा था कि मैं गुजरात मॉडल लागू करूंगा। देश की जनता ये समझ नहीं पाई, देश की जनता ये नहीं समझ पाई मोदी जी को कि मोदी जी ये जो आज गुजरात मॉडल देश में लागू किए इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या था। नरेंद्र मोदी जी अपने शासनकाल के दौरान गुजरात में हजारों एकड़ का फार्म हाउस, अडानी अंबानी का की हाउसिंग, इंदिरा जो है गांधीनगर अहमदाबाद के बीच में 2500 एकड़ का उन्होंने अडानी टाउनशिप दिया था, किसानों के जलवा करके, घरों को उजाड़ करके, और हजारों एकड़ का आनंद धुआड़न के आसपास तमाम समुद्री इलाकों पर उन्होंने इस काम को किया था सेज के तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके। बस देश की जनता के बीच में गोदी में लिया, उसको छपा लिया और लोग नहीं समझ पाए कि ये वही करना चाहते हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके किसानों की जमीन छीनेंगे, और देश की जनता नहीं समझ पाई। इसी प्रकार से योगी जी जो यूपी मॉडल है, यूपी मॉडल का जो मैं समझ पा रहा हूँ और जो इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग समझ पा रहा है, उसका मकसद ये है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर बहुत सारे झगड़े हुए हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अमीरी और गरीबी के बीच में तमाम झगड़े हुए हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कास्ट के आधार पर बहुत सारे लोगों के साथ पीड़न हुआ है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारत ही नहीं पूरे दुनिया की एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है जिसके उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अगर गृह विभाग से अगर आप सूचना मांगे तो उसके सर्वाधिक विधायक 116 विधायक महिला उत्पीड़न में फंसे हुए, उनके ऊपर महिला उत्पीड़न के केस दर्ज हैं। भारत की सबसे पहली ऐसी पार्टी
पार्टी है, मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड से भी मांग किया हूं कि उनका नाम भारतीय जनता पार्टी का इसमें दर्ज किया जाए कि जिसके सर्वाधिक विधायक महिला उत्पीड़न में हैं। 116 विधायक उत्तर प्रदेश गृह विभाग के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनके जो है ऊपर महिला उत्पीड़न दर्ज है। तो वो उसी मॉडल को जो सामूहिक बलात्कार उत्तर प्रदेश में हुआ है, वही चीज वो बंगाल में भी लागू करना चाहते हैं। सामूहिक बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, ये सारी चीजें योगी जी चाहते हैं कि बंगाल में भी हो, जिसको बंगाल की जनता शायद समझ चुकी होगी। और निश्चित तौर पर अगर वोट सही ढंग से ईवीएम को अगर ये खेला नहीं करेंगे, जो कहते हैं खेला होए, अर्थात ये ईवीएम का खेला नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से ये वहां पर हारेंगे। तो ये तो ममता बनर्जी कहती है जी। लेकिन अजय एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी लगातार योगी आदित्यनाथ की सराहना कर रहा है कि प्रदेश में 5 सालों में जो विकास हुआ है पिछले 70 सालों में नहीं। हाँ, उनको ये दिखता है। 4 साल बेमिसाल। और ये नरेंद्र मोदी प्रचार खुद कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ। हम कैसे मान लें कि वो ऐसा होगा जब इस देश के, मैंने आपको अभी बोल दिया कि सामूहिक बलात्कार सबसे अधिक हुए हैं, गृह विभाग का रिपोर्ट कहता है। हत्याएं सबसे अधिक नहीं, गृह विभाग कहता है, योगी आदित्यनाथ का खुद गृह विभाग की रिपोर्ट कहती है कि अब तक जब से देश आजाद हुआ, संयुक्त प्रांत से लेकर उत्तर प्रदेश तक बने हुए सभी में सर्वाधिक, अगर किसी के शासनकाल में अधिक हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बैंक डकैती हुई है, तो वो कार्यकाल 4 साल रहा है। इसलिए क्यों उनका सराहना कर रहे हैं, क्यों उनकी बड़ाई? नरेंद्र मोदी इसलिए सराहना कर रहे हैं क्योंकि झूठ पर पर्दा डाल सके। नरेंद्र मोदी जी तो कह देते हैं 35 साल मैंने भीख मांगा है, तो हम कैसे मान लेंगे 35 साल भीख मांगा है? 35 साल भीख कैसे मांग सकते हैं? 42 साल की उम्र में वो राम यात्रा में जब सोमनाथ से या राम की यात्रा निकालते हैं अडवाणी जी, तो उसके रथ पे सवार होते हैं, उनकी उम्र 42 साल होती है। 42 साल के पहले वो 35 साल बताते हैं भीख मांगते हैं। 35 साल भीख मांग रहे थे तो 7 साल में क्या भीख मांगना शुरू कर चुके थे? भीख 7 साल में भीख नहीं कर चुके थे। बांग्लादेश में जाके बोले ना कि हम जेल गए हैं बांग्लादेश। हाँ, तो वो कभी भी जा सकते हैं, वो जेल भी जा सकते हैं। 14 पहले वो क्या क्या बोल सकते हैं, कितना झूठ बोल सकते हैं, उनके साथ गोदी मीडिया खड़ा होता है। और विपक्ष के हमारे नेता अगर किसी एक सवाल को बोल देते हैं तो एक गोदी मीडिया आधी आवाज को काट करके और आधी आवाज उसको उसमें मिक्स करके एडिटिंग करके और जनता के सामने परोस देती है। तो ये तो इस देश का खेल चल रहा है, बड़ा खेल चल रहा है इस देश में। हाँ, इस देश में बड़ा खेल, हाँ, मोदी जी बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं। हम इस देश को वास्तविक जो घटना है उससे परिचित करा रहे हैं, इस देश के युवाओं को सचेत कर रहे हैं, किसानों को सचेत कर रहे हैं। तो कह रहा है कि सब जो किसान है नेता बनने के होड़ में लगा है। हाँ, जो नहीं तो और क्या कर, देखिए, जो तोमर किसान की बात कर रहा है, तोमर तो भारतीय जनता पार्टी का एक चमचा है, शुद्ध रूप से चमचा है, वो चमचागिरी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आप बताइए जितनी भी कैबिनेट बनी हुई है, उस कैबिनेट में क्या कोई एक भी आदमी है जिसकी अपनी हैसियत है कि जाकर के लोकसभा का चुनाव जीत कर आ जाए? बोले नहीं, वो केवल मोदी की है, अमित शाह की भी नहीं है, अमित शाह की भी नहीं है। ये दंगा फसाद का जो रणनीति आई है, जो ईवीएम का सारा, योगी जी की भी नहीं है। क्या बात? योगी जी की भी नहीं है। इसलिए योगी जी की नहीं है क्योंकि वो दंगा का तो जड़ है उत्तर प्रदेश में। इसके पहले उसको 32 केस लगे रहे हैं। जो अपराध की बात करता है, ये भारत की कौन सी ऐसी विडंबना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनती है तो एक बलात्कारी आदमी उनका गृह मंत्री होता है, और जब फिर से दोबारा इस देश के आज योगी जी की, उनके प्रधानमंत्री जी की सरकार है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो फिर एक देश का, उत्तर प्रदेश का नहीं, गुजरात का जो तड़ीपार आज गृह मंत्री है, ये भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है? ये अटल बिहारी की सरकार का भी बलात्कारी जो है गृह मंत्री होगा। गृह मंत्री का मतलब होता है कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेना, कानून व्यवस्था का सुधार करना। और कानून व्यवस्था को कैसे सुधार कर सकता है? जो गृह मंत्री बनाया जाए, उस सरकार के गृह मंत्री के ऊपर खुद कानून व्यवस्था का सवाल हो। धारा 370 हटने से खुश नहीं है। धारा 370 फर्जी बात वो कर रहा है। धारा 370 नहीं, बिल्कुल नहीं खुश है। मंदिर और धारा 370 बीच में नहीं आता है। मंदिर तो उसका बहाना है। आज मंदिर की अगर हम बात करें तो मंदिर पर क्या आंदोलन चलाने वाले लोगों ने क्या किसी को उसने बुलाया है? क्या किसी को उसने उद्घाटन में उसको बुलाया? नहीं, ये शुद्ध रूप से एक राजनीति कर रहा है। और उसी समय, ये आज की जड़ नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय कहा था, जिस समय राजतेरा चलाया था, कि मंदिर बने या ना बने लेकिन हमारी सरकार बन जाएगी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी उसी समय से इस देश की जनता को गुमराह कर रही है और आज भी वही गुमराह कर रही है। आज हमको धार्मिक उन्माद में फंसा रही है। धर्म हमारा निजी मामला है। हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, क्या है, बौद्ध है, जैन है, वो हमारा निजी मामला है। धर्म हमारा उन्माद का मामला नहीं है। इस देश में, इस देश का संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि हम एक दूसरे धर्म पर हमला करें, एक दूसरे धर्म की निंदा करें। राष्ट्र नहीं चाहिए क्या? हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। इस देश में कौन सा हिंदू राष्ट्र है? किस देश में हिंदू राष्ट्र में वो देश अच्छा है? हमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिए। ये भारत एक
धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया है, जिसको चंद्रशेखर आजाद ने दिया है, जिस शहादत से हमारे ये देश बना हुआ है, आजादी आई है। सरदार भगत सिंह ने दिया है, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया है, सुखदेव ने दिया है, उनके फांसी से ये देश को बना हुआ है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का भी ये देश है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी ये देश है, महात्मा गांधी का ये देश है। ये देश उन महापुरुषों का है जहां पर सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने मिल करके 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम आरएसएस कहते हैं, आरएसएस ने क्या साथ दिया था? क्या आजादी की लड़ाई में एक भी आदमी उनका साथ आया था? एक भी आदमी उनका साथ में नहीं आया था। आरएसएस का उनका फुल फॉर्म हमारे अनुसार, हरि भाई पटेल के अनुसार, रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम है। रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम का मतलब होता है नस्लीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, यानी इस देश में वर्णवाद की फिर से पुनर्स्थापना। ये भाजपा इस देश में चाहती है। इस देश में चाहती है हिंदू राष्ट्र के बहाने इस देश में हम फिर से वर्ण व्यवस्था की स्थापना करें, जहां इस देश में भेदभाव हो, लोगों के साथ अछूत हो, ऊंच और नीच की खाई फिर से लागू करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, उनका सपना है। हिंदुवाद इसी क्रम में हिंदू राष्ट्र है। इस देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी ने धर्मनिरपेक्ष गणराज्य दिया है। हम धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की कल्पना करते हैं, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की बात करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ बंगाल जाकर कहते हैं धर्मनिरपेक्षता इस देश के लिए खतरा है, घातक है। हाँ, वो योगी का सपना हो सकता है, उनका सपना हो सकता है, जिनके कारण देश गुलाम हुआ है। जो गुलामी के साथ थे, जो अंग्रेजों की लड़ाई में उनके साथ थे, तो अंग्रेजों की लड़ाई के साथ में जब उनके साथ थे तो मेरे साथ कैसे हो सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि मन की बात छोड़ो, दिल और दिमाग की बात सोचो, इस देश की जनता की बात सोचो। किसानों के ऊपर बनाए गए काले कानून यानी तीनों जो हैं उनको आप रद्द करो, हमारे एमएसपी की गारंटी करो, निजीकरण करना बंद करो, एयरपोर्ट जो तुम बेचे हो उसको फिर से वापस करो, रेल के जो रूट बेचे हो उसको फिर से वापस करो, जो बीएसएनएल बेचे उसको वापस करो, जो भारतीय पेट्रोलियम बेच रहे हो उसको वापस करो। जो आप सब बेच रहे हो सरकारी संपत्ति है, तुम्हारे बाप दादाओं की नहीं है इस देश के, ये तुम्हारे बाप दादा लेकर के नहीं आए थे, गुजरात से खिला करके इसको दे दिए हैं, उनके बाप दादाओं की ये जागीर नहीं है। इस देश के हर हिंदू मुसलमान सिख बौद्ध जैन इस देश की आज़ादी में भाग लेने वाले सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था तो इसलिए कि भारत एक खूबसूरत राष्ट्र बनेगा जहां धर्म भाषा जाति लिंग भेद के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। यानी भारत के संसद में यानी जो हमारा संविधान सभा थी, उस संविधान सभा ने जो पास किया था प्रस्तावना, उस प्रस्तावना के हम साथ हैं और उस प्रस्तावना पे मोदी जी भी आइए, उस प्रस्तावना को आप ध्यान में रख करके इस देश को चलाइए।